देन मेल एब्जॉर्प्शन फॉर एनी रीजन, अगर किसी भी रीजन से जो है वो मेल एब्जॉर्प्शन के साथ बेबी है, तो वी ऑल नो कि जब मेल एब्जॉर्प्शन होगा तो जितने भी आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो आपकी बॉडी से क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर, तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव डायरिया या कोई भी रीजन है मेल एब्जॉर्प्शन का, तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ द विटामिन डी। तो बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है वो आपका इनसफिशिएंट या डेफिशिएंट हो जाता है। देन लिवर पैथोलॉजीज, कोई भी डिजीज जिसके अंदर लिवर का सिंथेटिक फंक्शन जो है वो अबनॉर्मल है या लिवर जो है वो आपका इन्फ्लेम्ड है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, इन सारी कंडीशंस के अंदर वी ऑल नो दैट 25 हाइड्रोक्सिलेशन इज द प्रोसेस दैट इज अकरिंग इन द लिवर। सो इफ लिवर इज डिजीज्ड then it will result in vitamin D deficiency and it will cause rickets. ठीक है, and along with the liver disease we also know that 125 hydroxylation का जो process है is occurring in the kidneys. So if kidney disease is there, the child is suffering from the chronic kidney disease, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपका जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी होगा बिकॉज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी रिक्वायर्ड कन्वर्जन एट द रीनल लेवल। तो 125 हाइड्रोक्सिलेज नहीं आएगा जब क्रॉनिक किडनी डिजीज होगी, 125 हाइड्रोक्सिलेज नहीं होगा, 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी फॉर्मेशन नहीं होगी, so it will result in the rickets. Then we have this vitamin D dependent rickets. We will go through this in our later slides. Vitamin D dependent rickets में there is no nutritional deficiency of vitamin D. Basically enzymatic problems होती हैं, enzymatic defects होते हैं जो कि congenital होते हैं, hereditary होते हैं, और उस condition में फिर आपका vitamin D का conversion नहीं होता है into the active forms. 25 hydroxy नहीं बन रहा है, 125 hydroxy नहीं बन रहा है because of the deficiency of enzymes. या फिर अगर ये फॉर्म हो रहे हैं तो रिसेप्टर लेवल्स पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सो दैट 125 हाइड्रोक्सी कैन नॉट एक्सर्ट इट्स एक्शन एट द सेल्स लेवल, तो उस कंडीशन में भी जो है वो रिकेट्स हो सकता है। वी हैव वन क्वेश्चन, वॉइस इज डिस्टर्बिंग, I don't know what is happening with the camera and what is happening with the mic because I'm speaking at the top of my voice. Okay, I'll try to make it more clear. Okay, so vitamin D disorders, the causes of rickets may we have gone through the causes caused by the deficiency of the vitamin D or the disorders that cause deficiency of the vitamin D. Now the second important cause of the rickets can also be due to calcium deficiency. If there is calcium deficient in the body, तो again आपका mineralization जो bones के अंदर हो रहा है वो नहीं हो पाएगा despite having adequate vitamin D. Calcium जब है ही नहीं बॉडी के अंदर तो vitamin D भी क्या करेगा, ठीक है, तो उसमें भी जो है वो आपके रिकेट्स के फीचर्स मिल सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इनटेक ऑफ द कैल्शियम। विटामिन डी हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम में, बट अगर कैल्शियम आपने लिया ही नहीं है डाइट के अंदर, द डाइट इज डेफिशिएंट इन द कैल्शियम, तो विटामिन डी बेचारा क्या कर लेगा, एब्जॉर्प्शन के लिए आपकी डाइट में कैल्शियम होना मस्ट है, ठीक है, तो लो इनटेक इज द मेन फैक्टर फॉर द कैल्शियम डेफिशिएंसी। देन अगेन प्रीटर्म इन्फेंट्स दे आर मोर प्रोन टू हैव कैल्शियम डेफिशिएंसी। देन मेल एब्जॉर्प्शन, vitamin D ने absorption तो करा ली है but it is excreting out because of the malabsorption, so in that case also calcium deficiency can be there. And if there are dietary inhibitors of calcium absorption present in your diet, for example अगर बच्चा बहुत ही high fiber diet ले रहा है तो in that case also because high dietary fiber जो है वो आपका inhibitor है calcium की absorption के लिए, तो in that particular case also जो है वो आपकी calcium deficiency हो सकती है and it will also cause the rickets. Okay. देन फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, अगेन जिस तरह कैल्शियम डेफिशिएंट था, अगर फॉस्फोरस डेफिशिएंसी भी जो है वो मौजूद है तो उस कंडीशन में भी आपका मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन जो है वो इम्पेयर्ड होगा, और जब मिनरलाइजेशन इम्पेयर्ड होता है तो हमें पता है कि क्या चाहे कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो चाहे फॉस्फोरस की वजह से हो, इट विल रिजल्ट इन रिकेट्स, ठीक है। तो फॉस्फोरस में भी अगेन आपके इनएडिक्वेट इनटेक है, प्री मैच्योर इन्फेंट्स है, एंड इफ द चाइल्ड इज कंज्यूमिंग एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स, तो एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स भी जो है वो आपका फॉस्फोरस की जो है वो एक्सक्रीशन कराता है, फॉस्फोरस की एक्सक्रीशन को एनहांस कराता है, तो इट विल रिजल्ट इन हाइपोफॉस्फेटेमिया एंड इट विल कॉज रिकेट्स आल्सो। देन रीनल लॉसेस, रीनल एटियोलॉजीज ऑफ रिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द जेनेटिक कॉजेज ऑफ रिकेट्स। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं जहाँ पे आपकी रीनल एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फोरस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसमें हमारे पास ये हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स आते हैं। अब ये जो हाइपोफॉस्फेटेमिक ये जेनेटिक कॉज ऑफ रिकेट्स है, it can be X-linked, it can be autosomal dominant, it can be autosomal recessive also. In all these conditions, there is excessive excretion of the phosphorus from the kidneys, and this thing result in the rickets in the child.
ठीक है। जब फास्फोरस नहीं होगा, हमें पता है रिकेट्स होता है जब कैल्शियम ना हो, फास्फोरस ना हो, विटामिन डी ना हो, इन सारी कंडीशंस के साथ रिकेट्स विल बी देयर। तो रीनल जो आपकी ये वाली कंडीशन है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स के अंदर, इसके अंदर रीनल आपकी जो है वो जो रिसेप्टर्स होते हैं या जो आपके एंजाइम्स होते हैं जिनको फास्फोरस कंजर्व करना चाहिए, वो कंजर्व करने के बजाय आपका एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है ट्यूबुलर लेवल के ऊपर। तो इट रिजल्ट इन दी either X-linked hypophosphatemic rickets, autosomal dependent hypophosphatemic rickets, or autosomal recessive hypophosphatemic rickets, depending upon the genetic makeup. ये सारी variations उसके अंदर मिल सकती हैं आपको, but the most common variety is X-linked hypophosphatemic rickets, which is most commonly seen in boys, obviously. And then there is another etiology in which there is hypophosphatemic rickets along with hypercalciuria. यहाँ पे सिर्फ phosphorus आपका जो है वो deficient नहीं है, but because of the hypercalciuria, जो आपके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सेल्यूलर लेवल्स के ऊपर, जो म्यूटेशंस हैं, उनकी वजह से इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम है, विच रिजल्ट्स इन हाइपरकैल्सियूरिया। तो ऑब्वियसली फास्फोरस के साथ साथ बॉडी के अंदर आपका कैल्शियम भी डिक्रीज होगा। तो हेरिडिटरी हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स विद हाइपरकैल्सियूरिया इज अनदर एटियोलॉजी। देन कुछ मिसलेनियस कॉजेज हैं, लाइक ट्यूमर इंड्यूस्ड रिकेट्स होती हैं, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के पेशेंट्स के अंदर आपको रिकेट्स मिल सकता है। फैनकोनी सिंड्रोम, फैनकोनी सिंड्रोम जो है बेसिकली आपकी जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर जो है वो आपकी म्यूटेशंस हैं, तो उसके रिजल्ट में कुछ भी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो होना मुश्किल हो जाता है। हमें पता है कि हमारी प्रॉक्सिमल 85% ऑफ द मेटाबोलाइट्स, 85% ऑफ द जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन इट इज अकरिंग एट द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। फैनकोनी सिंड्रोम के अंदर देयर इज म्यूटेशन इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, तो रिजल्ट में क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स भी लॉस होते हैं यूरिन से, ग्लूकोज भी आपका जो है वो लॉस हो जाता है, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, हर चीज लॉस हो रही होती है। तो इट विल रिजल्ट इन अमाइनो एसिड यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया, फॉस्फेट यूरिया, कैल्सी यूरिया, हर चीज यहाँ से आपकी लूज हो रही होती है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशंस इन दी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। उसको हम कहते हैं फैनकोनी सिंड्रोम। बच्चों के अंदर ये जो है बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है बट रेयर है, बट यू शुड बी नोइंग व्हाट इज फैनकोनी सिंड्रोम। एंड देन वी हैव द डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। उसमें भी आपका क्या होता है कि हाइपरकैल्सियूरिया हो रहा होता है डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर। तो हाइपरकैल्सियूरिया के रिजल्ट के अंदर बेसिकली आपका जो है वो रिकेट्स हो रहा होता है। So these are the etiologies for the rickets. Not only vitamin D deficiency, but there are other causes also. I hope everything is clear up till now. Wait, don't know what is happening. आई डोंट नो कि स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रही है। वेट, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें। यस, ओके, सही। अच्छा, somebody is asking, can you please repeat hypophosphatemic rickets? Yes, sure. Hypophosphatemic rickets basically जो है वो आपकी रीनल जो है वो एटियोलॉजीज के अंदर आता है। इट्स अ जेनेटिक कॉज ऑफ रिकेट्स। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो किडनीज होती हैं उनके अंदर जो फास्फोरस का रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब है। तो इट विल रिजल्ट इन एक्सेसिव लॉस ऑफ फास्फोरस इन द यूरिन, and as a result of it there is hypophosphatemia, and hypophosphatemia results in the rickets. I hope it is clear now. Okay, now the presentation of the rickets. How do the child with the rickets present to you? Complaints mostly बच्चों में ये होती है कि या तो ग्रॉस मोटर डिले के साथ हमें बच्चे मिलते हैं इसके अंदर, या फिर जो है वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के साथ बच्चे मिल रहे होते हैं, या फिर इसके अंदर जो है वो आपके बच्चों के साथ जो है वो हमें बोन डिफॉर्मिटीज मिल रही होती है। जब बहुत सिवियर हो जाता है तो बोन डिफॉर्मिटीज एविडेंट होती हैं। ठीक है, तो अब हम प्रेजेंटेशन के ऊपर आ जाते हैं। जनरली बच्चा जो है फेलियर टू थ्राइव मिल सकता है बिकॉज ऑफ द मैल न्यूट्रिशन। अगर मैल न्यूट्रिशन भी साथ में है तो फेलियर टू थ्राइव, या बच्चा जो है वो एडिक्वेट वेट गेन नहीं कर रहा है, ये कंप्लेन हो सकती है। विटामिन डी डिफिशिएंसी आल्सो रिजल्ट इन लिस्टलेसनेस। बच्चे का जो अटेंशन स्पैन होता है, जो कंसंट्रेशन होती है, उसमें भी इफेक्ट होता है इसका। प्रोट्रूडिंग बेली जो है वो आपकी विटामिन डी डिफिशिएंसी के साथ यू कैन हैव। मसल वीकनेस कैन बी देयर, स्पेशली प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। बच्चे को पेन होता है, स्पेशली ग्रोइंग बोन पेन्स बहुत ज्यादा होते हैं जिन बच्चों को जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। then fractures which can be pathological as well as with the minimal trauma, because बहुत softened हो जाती हैं आपकी bones and the deficiency of the
आपकी जो मिनरल्स हैं जब वो नहीं है, जब मिनरलाइज पार्ट आपका नहीं है तो बहुत सॉफ्टनिंग हो जाती है बोन्स की, तो दे फ्रैक्चर इजीली and increase intracranial pressure. Vitamin D deficiency also results in increase intracranial pressure. तो इन सब चीजों के लिए हमें जो है वो क्लिनिकल जनरल चीजों में हमें ये सब चीजें मिल सकती हैं। अब क्या स्पेसिफिक क्या मिल सकता है आपको? स्टार्ट वी विल गो फ्रॉम द हेड टिल द टो। तो हेड पे अगर हम स्टार्ट करें तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रेनियोटेप्स। क्रेनियोटेप्स इज बेसिकली व्हाट हैपेंड टू द स्कल, देयर इज सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल। तो जब आप उसको प्रेस करते हो स्कल के ऊपर तो यू हैव अ पिंग पोंग बॉल सेंसेशन। जिस तरह पिंग पोंग बॉल को आप प्रेस करते हो तो जो सेंसेशन आपको उस वक्त मिलती है, तो क्रेनियोटेप्स के अंदर बिकॉज ऑफ द सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन ये पिंग पोंग सेंसेशन आपको हेड के ऊपर मिल रही होती है। न्यूबॉर्न के अंदर दिस इज नॉर्मल। न्यूबॉर्न की बिकॉज आपकी न्यूबॉर्न के अंदर जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट ही होती हैं, बट अगर किसी बड़े बच्चे में इस तरह की बोन्स मिल रही हैं तो इट्स अ प्रेजेंटेशन ऑफ द रिकेट्स। देन फ्रंटल बॉसिंग, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, कि जो आपका फ्रंटल आपकी जो बोन्स होती हैं ये थोड़ी सी प्रोट्यूबरेंट हो जाती है, दिस इज नोन एज फ्रंटल बॉसिंग। समटाइम्स पैराइटल बॉसिंग भी मिल रही होती है। इस पिक्चर में फ्रंटल बॉसिंग ज्यादा एविडेंट नजर आ रही है, बट फ्रंटल पैराइटल बॉसिंग कैन बी देयर। देन डिलेड क्लोजर ऑफ द फॉन्टेनेल, ये जो हमारा यहाँ पे एंटीरियर फॉन्टेनेल है ये यूजुअली इट क्लोजेस बाय द एज ऑफ द 18 months। मैक्सिमम एज ऑफ द क्लोजर ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनेल इज 18 months। In the patients who are having rickets, this fontanelle closure is delayed। तो क्या होता है कि बच्चा 2 साल का होता है और इवन इतना बड़ा एंटीरियर फॉन्टेनेल ओपन होता है, तो वाइड ओपन एंटीरियर फॉन्टेनेल जो है उसमें आपको यू हैव टू थिंक फॉर दी रिकेट्स। एंड देन वी हैव दी, अच्छा ये फ्रंटल बॉसिंग और डिलेड फॉन्टेनेल क्लोजर होता है तो आपका स्कल का जो साइज होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, बॉक्स शेप या स्क्वायर शेप आपका स्कल हो जाता है, विच इज नोन एज कैपेट क्वाड्रेटम। तो ये कैपेट क्वाड्रेटम भी जो है वो रिकेट्स के अंदर आपको मिल सकता है। देन उसके बाद अगर हम फर्दर फेस के ऊपर क्रेनियोसिनोस्टोसिस सर्टेन कंडीशंस के अंदर देयर इज प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ दी आपकी जो सूचर्स हो सकता है, तो उसकी वजह से क्रेनियोसिनोस्टोसिस भी मिल सकता है, बट मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन है उसमें डिलेड फॉन्टेनेल क्लोजर है, प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं आता है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम फेस पे फर्दर देखें तो आपकी डेंटल जो आपकी डेंटेशन है, बच्चे हमारे पास आते हैं कि लाइक 1 year का बच्चा हो गया है या 1.5 year का बच्चा हो गया एंड देयर इज नो टीथ प्रेजेंट, तो इट कैन ऑल्सो अकर इन रिकेट्स, आपकी डेंटेशन डिलेड हो जाती है। और इवन डेंटेशन प्रेजेंट होती है तो पुअर हाइजीन होती है, डेंटल केरीज के साथ प्रोन होते हैं ये बच्चे, तो ये सारी चीजें आपको जो है वो हेड और फेस के ऊपर मिल सकती हैं। देन कमिंग टू दी चेस्ट, चेस्ट में आपको एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो ना, ये वाली पिक्चर पे अगर आप देखें बहुत थोड़ी सी ब्लर हो गई है पिक्चर, बट स्टिल यू कैन सी कि आपको यहाँ पे ये बीडेड अपीयरेंस नजर आ रही है कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शंस के ऊपर। कैन यू सी, दिस इज द बीडेड अपीयरेंस ऑन द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन एंड दिस इज नोन एज द रिकेटिक रोजरी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे भी यही है कि आपका जो है, क्योंकि प्रोटीन वाला पार्ट जो है वो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और मिनरल वाला पार्ट जो है वो नहीं है, तो आपकी बोन्स के ऊपर जो है वो सॉफ्टनिंग हो जाती है और बोन्स आपकी जो है वो इनलार्ज हो जाती है। तो ये आपको जो है वो रिकेटिक रोजरी जो यहाँ पे नजर आ रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड वी मोस्ट कॉमनली सी दिस साइन इन आवर पेशेंट्स। हमारे पास पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनमें रिकेटिक रोजरी या प्रोमिनेंट कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शंस के साथ बच्चे होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हैरिसन ग्रूव, हैरिसन ग्रूव बेसिकली आपका यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव होता है बिकॉज ऑफ दी सॉफ्टनिंग ऑफ दी रिब्स। क्या होता है कि विद ईच ब्रेथ डायफ्राम जो है वो फुल अपवर्ड हो रहा होता है, तो वहां पे आपको एक ग्रूव नजर आ रहा होता है इन द इंटीरियर चेस्ट विच इज नोन एज द हैरिसन ग्रूव एंड इट इज अ साइन ऑफ रिकेट्स। देन बिकॉज ऑफ दी ये जो चेस्ट के अंदर इतनी सारी डिफॉर्मिटीज आ रही हैं, इसके साथ क्या होता है कि आपकी जब जो एयर मूवमेंट है और आपकी जो एयर मूवमेंट जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, एयर मूवमेंट इम्पेयर्ड हो जाती है, एयर आपकी जो है वो एक्सक्रीट आउट होने में प्रॉब्लम होता है, तो उसके रिजल्ट में वाइटल कैपेसिटी भी आपकी इंक्रीज कर जाती है। तो द चाइल्ड इज प्रोन टू एटिलेक्टेसिस। क्या होता है, एयर ट्रैपिंग होना शुरू हो जाती है, एयर ट्रैपिंग हो जाती है तो आपके एल्वेलाई कोलैप्स करना शुरू कर जाते हैं, तो इट कैन रिजल्ट इन एटिलेक्टेसिस। और ऑब्वियसली जब एयर ट्रैपिंग होगी, एयर ट्रैपिंग की वजह से स्टेसिस होगा तो वहां पे ग्रोथ भी होती है, बैक्टीरियल और वायरल ग्रोथ एनहांस हो जाती है, तो इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सो रिकेट्स के पेशेंट्स के अंदर रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी होते हैं। हमारे पास मल्टीपल स्टडीज हैं, इवन पाकिस्तानी स्टडीज भी प्रेजेंट हैं, जहां पे उन्होंने देखा है कि जो बच्चे रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस के साथ आ रहे थे उनका एसोसिएशन देखा गया जब रिकेट्स के साथ, तो ये आइडेंटिफाई हुआ कि रिकेट्स इज अ फैक्टर व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन दी पैथोजेनेसिस ऑफ द रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। देन आफ्टर चेस्ट अगर हम नीचे आने के बजाय इफ वी गो टू द बैक, आपका जो स्पाइन है उसके ऊपर आ जाए, तो स्पाइन के अंदर इट कैन कॉज kyphosis, scoliosis, lordosis, anything can happen with your spine in patients with rickets. But obviously ये late features हैं, early features के अंदर जो आपको चीजें मिलती हैं
वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्कल के जो चेंजेस होते हैं, वाइड ओपन एंटीरियर फॉन्टेनेल है, और प्लस एक्सट्रीमिटीज पे जो चेंजेस आते हैं ये आपके अर्ली आते हैं। अब एक्सट्रीमिटीज पे क्या चीजें आती हैं, एनलार्जमेंट ऑफ द रिस्ट एंड एंकल्स। ठीक है, आपकी जो अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं बच्चे का, आपने कभी अगर किसी रिकेट्स का कोई पेशेंट देखा हो तो इनकी रिस्ट और एंकल्स के ऊपर ना बड़ी ऑब्वियस आपको जो है वो स्वेलिंग या एनलार्जमेंट नजर आ रही होती है। अगले हमारे पास पिक्चर भी है, हम वो देख लेते हैं। ये आपको ये नजर आ रही, ये रिस्ट के ऊपर जो है ये थिकनिंग हुई भी नजर आ रही है यहाँ पे। ये जो है ये बेसिकली वाइड आपकी, अगर आप यहाँ से ऊपर से देखते हुए आए ना तो एकदम से ये एंड पर आते आते ये इस तरह से वाइड हो रहा है। तो दिस इज द एनलार्जमेंट या वाइडनिंग ऑफ द रिस्ट जो हम कहते हैं, वो ये चीज होती है। एंड ऑल्सो एंकल पे भी देखें, यहाँ से अगर आप आए तो ये स्ट्रेट लाइन आगे जाके ऐसे जाके आपकी वाइड हो जाती है। तो दिस इज नोन एज द वाइडनिंग ऑफ द एंकल्स एंड दिस इज नोन एज द वाइडनिंग ऑफ द रिस्ट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास वेल्गस और वेरस डिफॉर्मिटीज है। अब ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है इसमें आपकी एक ये जो लिम्ब है इसके अंदर कौन सी डिफॉर्मिटी है, वेल्गस है या वेरस है? दिस इज बेसिकली वेल्गस डिफॉर्मिटी है। ठीक है, और इस दूसरी लेग के अंदर ये जो आपकी अगर हम ये बात करें कि ये राइट लेग है तो राइट लेग के अंदर आपको जो है वो वेल्गस डिफॉर्मिटी है, और लेफ्ट लेग के अंदर जो है वो आपको वेरस डिफॉर्मिटी मिल रही है। ठीक है, तो ये जो दोनों डिफॉर्मिटीज आपको एक ही पेशेंट के अंदर मिल रही है, इसको हम कहते हैं विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी। वेल्गस ऑफ वन लेग एंड वेरस डिफॉर्मिटी ऑफ द अदर लेग, दिस इज नोन एज विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी। और ये हमारे पास रिकेट्स के पेशेंट में बहुत कॉमन तो नहीं, लेकिन मिल जाती है हमें। ठीक है, देन उसके बाद बोइंग ऑफ द टिबिया एंड फेमर, बिकॉज आपकी सारी बोन सॉफ्टनिंग हुई, सब बोन्स की सॉफ्टनिंग हुई है, तो आपकी जो है वो एंटीरियर बोइंग हो जाती है टिबिया की भी और फीमर की भी। तो ये जो अपीयरेंस आपको मिल रही है इसमें बोइंग भी नजर आ रही है। ठीक है, एंड देन बच्चा कंप्लेन कर सकता है लेग पेन्स की। ठीक, ओके, दिस इज दी, ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये वेल्गस डिफॉर्मिटी है। ठीक है, ये जो आपका जिसमें आपकी जो है वो लेग्स अपार्ट ली हुई है, दिस इज नोन एज दी वेल्गस डिफॉर्मिटी। और ये जो यहाँ पे नॉक नीज वाली पिक्चर आपको मिल रही है ना, कि ये इंटरनल रोटेट हो गई है आपकी दोनों, तो इसके अंदर जो है इसको हम कहलाते हैं वेरस डिफॉर्मिटी। बोथ कैन अकर इन पेशेंट्स विद रिकेट्स, ये दोनों पेशेंट्स जो है ये रिकेट्स के साथ ही हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपको ये वेल्गस और वेरस, और इवन इसमें आपको ये बो लेग भी नजर आ रहे हैं। तो ये बोइंग ऑफ द लेग्स और वेल्गस वेरस डिफॉर्मिटीज, दीज आर ऑल दी मैनिफेस्टेशंस ऑफ द रिकेट्स। देन अगर हाइपोकैलेमिया हो रहा है रिकेट्स में, यूजुअली कैल्शियम लेवल्स, अभी हम इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट हैपेंड टू द कैल्शियम लेवल्स इन रिकेट्स। बट अगर कैल्शियम लेवल्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। एंड हाइपोकैल्सीमिया, वी ऑल नो कि हाइपोकैल्सीमिया रिजल्ट्स इन टेटनी, तो बच्चे टेटनी के साथ आ सकते हैं, सीजर्स के साथ आ सकते हैं, और लेरिंजियल स्पाज्म कॉज कराता है हाइपोकैल्सीमिया। तो जब लेरिंजियल स्पाज्म होता है द चाइल्ड कैन आल्सो प्रेजेंट विद द स्ट्राइडर आल्सो। ठीक है, तो these are the symptoms of hypocalcemia which are not always present in the patients with rickets. few occurrences के अंदर आपको ये जब बहुत ही एक्सट्रीम पे चला जाता है आपका क्लिनिकल स्पेक्ट्रम, तो फिर हाइपोकैल्सेमिक सिम्टम्स आप आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, अब जब आपने बच्चा आपके पास आ गया है, हाउ विल यू evaluate the child for the rickets? आपने हिस्ट्री में what important points you have to ask. So the most and important thing, as we all know, the dietary और न्यूट्रिशनल रिकेट्स इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिकेट्स। तो उसमें आपने डाइटरी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट लेनी है, और इसमें एम्फेसिस होना चाहिए ऑन द यूज ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स। उसके अलावा जो है वो एग इनटेक के ऊपर, और उसके अलावा मीट इनटेक और फिश इनटेक वगैरह के ऊपर आपने जो है वो एम्फेसिस करना है कि डाइटरी हिस्ट्री कैसी है बच्चे की, बच्चा फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग पे तो नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी, इसीलिए एवरी चाइल्ड who is having a breastfeeding, especially in the exclusive period, जब आपका first 6 months के ऊपर बच्चा exclusive breastfeeding के ऊपर होता है, तो WHO recommends कि हर बच्चे को you should supplement with the vitamin D। ठीक है, तो every breastfed child should be supplemented with the vitamin D 400 international units. It's a WHO recommendation because breast milk is not a very good source of vitamin D। ठीक है, तो ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी breastfeeding बच्चे हों उनको आपने supplement जरूर करना है for the vitamin D। Then sunlight exposure is very important. सनलाइट एक्सपोजर में कितना टाइम घर से बाहर गुजारते हैं, अगर घर में हैं तो हाउ मच एडिक्वेट लाइट यू आर गेटिंग फ्रॉम द सन, और प्लस कितना एक्सपोज रहता है बच्चा हमारा, या फिर अगर बच्चे में तो हम अभी यही बात करेंगे कि आप कितना एक्सपोज रखते हैं बच्चे को या कितना कवर रखते हैं बच्चे को। फिर स्किन पिगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, बिकॉज इंक्रीज मेलानिन इंटरफेयर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन डी, तो वो इम्पोर्टेंट है। प्लस विंटर लाइट अगर है तो विंटर लाइट इज नॉट वेरी इफेक्टिव इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, तो आपकी समर सीजन जो है या समर सीजन के अंदर जो है वो ज्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है। बट हमारा तो थ्रू आउट द ईयर वी हैव एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर। अगर हम डार्क है तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने हमें सनलाइट देकर रखी हुई है एडिक्वेट, तो
होना नहीं चाहिए, बट बिकॉज हम डाइटरी बहुत लैक करते हैं इसीलिए आवर चिल्ड्रन आर प्रोन टू डेवलप रिकेट्स। देन मैटरनल डाइट इज इंपॉर्टेंट स्पेशली इफ द इन्फेंट इज ब्रेस्ट फेड। ठीक है ना, ब्रेस्ट में मिल्क में हमने पहले बता दिया कि विटामिन डी इज नॉट सफिशिएंट इन ब्रेस्ट फीडिंग, और अगर जो है मैटरनल डाइट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, मदर इज हरसेल्फ विटामिन डी डेफिशिएंट, तो उसका तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर विटामिन डी बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाता है। तो मैटरनल डाइट एंड सन एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ द चाइल्ड इज अंडर 1 year of age. Then drug history में you have to inquire about the use of the anticonvulsants. As we all know that phenobarbital, phenytoin, ये सब आपके cytochrome P450 जो है वो inducers होते हैं, enzyme inducers होते हैं। तो वो क्या कराते हैं कि वो increase degradation कराते हैं विटामिन डी का। तो अगर बच्चा एंटी कन्वर्जेंस के ऊपर है, इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो आपने उसको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देना चाहिए। एंड देन अमोनियम कंटेनिंग एंटासिड्स और फॉस्फेट बाइंडर्स की हम पहले बात कर चुके हैं कि दे causes the increase excretion of the phosphorus which can result in rickets. Then हमने पहले बात की थी कि जीआई, लिवर, किडनी, इनकी जितनी भी पैथोलॉजीज होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, तो इट विल कॉज दी इम्पेयरमेंट इन दी एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन डी। तो उसके साथ आपने हिस्ट्री ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन, रिकरेंट डायरिया, स्टेटोरिया के बारे में जरूर पूछना है ताकि फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसीज का आपको कॉज आइडेंटिफाई हो जाए। देन लिवर डिजीज के साथ तो बच्चा सफर नहीं कर रहा है, यू हैव टू इंक्वायर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस बी है, सी है, कोई भी क्रॉनिक किडनी डिजीज है, आपकी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, विल्सन्स है, एनी क्रॉनिक लिवर डिजीज कैन रिजल्ट इन विटामिन डी डेफिशिएंसी। और रीनल डिजीज की आपने हिस्ट्री लेनी है, बच्चे से आपने उसके जो है वो यूरिनरी कंप्लेंट्स के बारे में पूछना है, कोई प्रोटीन यूरिया है, हेमाचूरिया है, हाइपरटेंशन है, कोई भी ऐसा रीनल आपको क्लू मिलता है, या बच्चा नॉन केस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो दे आर प्रोन टू डेवलप रिकेट्स। तो इसीलिए जितने भी सीकेडी पेशेंट्स आपने देखे होंगे कि जब सीकेडी के पेशेंट्स होते हैं उनको एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी दिया जाता है, बिकॉज किडनी नहीं है तो आपका 125 कन्वर्जन भी नहीं होगा, तो उनको एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो है वो सप्लीमेंटेशन हमेशा फॉर्म में कराया जाता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अभी हमने बात की थी जेनेटिक कॉजेज ऑफ रिकेट्स की ना, जिसमें हमारे पास हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स और हाइपरकैल्सियूरिया वाले के फीचर्स थे, या फैंटनी था। इन तरह की चीजों के लिए आपने फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक कॉजेज ऑफ रिकेट्स के लिए जरूर इवेलुएट करना है कि फैमिली के अंदर जो है वो शॉर्ट स्टेचर की, या डेवलपमेंटल डिले की, या रिकरेंट फ्रैक्चर्स की, या जो है वो कोई भी बोन पेन्स की, कुछ भी इस तरह की अगर आपको सस्पिशियस हिस्ट्री मिल रही है, थिंक अबाउट द जेनेटिक कॉजेज ऑफ रिकेट्स। नाउ आफ्टर प्रेजेंटेशन अब हम आ जाते हैं डायग्नोसिस के ऊपर कि आपको डायग्नोसिस जब रिकेट्स की लेनी है तो उसके अंदर आपके पास डायग्नोसिस में क्या चीजें होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, लेट मी सी। व्हाट इज द एडिक्वेट ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर फॉर सनलाइट इन मदर। ड्यूरेशन तो बच्चों देखो, अब कोई इसका उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि मदर जो है वो दिन के अंदर इतने घंटे सनलाइट से एक्सपोज रहे, बट एडिक्वेट का मतलब ये है कि जब तक डे लाइट का टाइम है, तो अगर घर बहुत क्लोज्ड घर है जिसमें खिड़कियां नहीं है, जहां से सनलाइट आती ही नहीं है, या खिड़कियां हैं तो हर वक्त उसके ऊपर कर्टन्स रहते हैं, या मदर जो है वो हर वक्त कवर रहती हैं, उनकी आउटसाइड बिल्कुल भी नहीं जाती हैं घर से, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है इन योर हिस्ट्री ना। तो आपने इनके बारे में एक्वायर करना है आपने मदर को, और वैसे भी जब आप बच्चे को डाइट के लिए बताते हैं या मदर को डाइट के लिए बताते हैं, तो आपने एम्फसाइज करना है कि देयर शुड बी एडिक्वेट सनलाइट इन द हाउस। अगर आपके पास खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, तो आप उनको खुला रखा करें, हर वक्त मुस्तकिल जो है वो उनको बंद नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने जो है वो चीजें उनको जब काउंसलिंग करेंगे, जब किसी ऐसे पेशेंट की जिसमें ये वाले फैक्टर्स अगर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो काउंसलिंग में आपने उनको ये चीज बतानी है। ठीक है, ओके। नाउ हाउ टू डायग्नोज रिकेट्स। रिकेट्स बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस भी है, बट इस क्लिनिकल डायग्नोसिस पे हम अपनी जो डायग्नोसिस है उसको हम कंफर्म करते हैं बेसिकली टू आइडेंटिफाई कि रिकेट्स का कॉज क्या है। क्या वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से है, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स की वजह से है, या वो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स है, या फिर वो कैल्शियम डेफिशिएंसी है। ये सारे कॉजेज जो है वो हमने इवैल्यूएट करने हैं, बिकॉज हमारा ट्रीटमेंट डिफर करता है। अगर आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ट्रीट कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट, और अगर आप डिपेंडेंट रिकेट्स के साथ एनकाउंटर कर रहे हैं ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट। अगर आप हाइपोकैल्सीमिक सिम्टम्स देख रहे हैं तो ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ये हम हर बच्चे में नहीं कराते हैं, बट जहां हमें क्लिनिकल सस्पेशन स्ट्रॉन्ग लगता है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो हम ये इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। अदरवाइज अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो ये चीज है कि ये न्यूट्रिशनल रिकेट्स ही है, तो अगर हम कोई इन्वेस्टिगेशन कराते हैं विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल, तो वो हम एक एक्सरे रिस्क करा लेते हैं, फिर हम इतनी सारी जो है वो ब्लड में टेस्ट नहीं कराते हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्लिनिकल सस्पेशन एंड द एटियोलॉजी कि आप कौन से रिकेट्स के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल लेबोरेटरी टेस्ट अगर एक अच्छा सेटअप है एंड बच्चा अफोर्डिंग है, तो फिर ये सारे टेस्ट आइडियली जो है वो आपके होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीरम कैल्शियम। अच्छा, सीरम कैल्शियम पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सीरम कैल्शियम कैन बी नॉर्मल इन पेशेंट्स विद रिकेट्स, बिकॉज हमने पहले बात की थी
कि रिकेट्स में क्या हो रहा है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है गट से आपकी, तो इट विल रिजल्ट इन हाइपोकैल्सीमिया आइडियली। बट क्या होता है कि जब हाइपोकैल्सीमिया होता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो अपना एक्शन एक्सर्ट करता है, और वो क्या करता है, वो बोन्स से कैल्शियम को लेकर आता है और सीरम का कैल्शियम को नॉर्मलाइज कर लेता है। तो सीरम कैल्शियम कैन बी वेरिएबल इन पेशेंट्स विद रिकेट्स। आपको नॉर्मल कैल्शियम लेवल्स भी मिल सकते हैं, आपको डिक्रीज लेवल भी मिल सकते हैं। तो बेसिकली सीरम कैल्शियम इज नॉट डायग्नोस्टिक फॉर रिकेट्स, लेकिन बिकॉज ये पार्ट है आपका उसका करवाने का, और अगर बच्चा हाइपोकैल्सीमिक सिम्टम्स के साथ आ रहा है तो आपने कोरिलेट करना होता है क्लिनिकली, बिकॉज पैराथॉर्मोन भी एक हद तक ला सकता है, पर जब बहुत सिवियर डेफिशिएंसी हो जाती है तो अल्टीमेटली सीरम कैल्शियम अफेक्ट होता है। तो सीरम कैल्शियम जो है वो हमने कराना है। सीरम फास्फोरस आपका जो है वो मोस्टली डिक्रीज ही मिलता है, चाहे न्यूट्रिशनल रिकेट्स हो या फिर आपका जो है वो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स हो, दोनों के अंदर सीरम फास्फोरस डिक्रीज मिलता है। न्यूट्रिशन में तो कॉज अगेन पैराथायरॉयड हार्मोन है, और हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स के अंदर बिकॉज आपका फास्फोरस एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो आपको सीरम फास्फोरस जो है वो डिक्रीज मिलता है। देन अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है, ये एंजाइम आपको इनवेरिएबली हर तरह की रिकेट्स के अंदर इंक्रीज मिलता है, बिकॉज रिकेट्स के साथ बोन का टर्नओवर बहुत बढ़ जाता है। जब बोन का टर्नओवर इंक्रीज्ड है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी दोनों आपकी मार्केटली इंक्रीज हो जाती हैं, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज अल्टीमेटली राइज करता है। तो मार्केटली इंक्रीज अल्कलाइन फॉस्फेटेज वी कैन गेट इन पेशेंट्स विद द रिकेट्स। देन अगर आप स्पेसिफिक करवाना चाहें तो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल्स, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो हमारे कन्वेंशनल लेबोरेटरीज होती हैं, अगर आप विटामिन डी लेवल्स कराते हैं ब्लड के अंदर तो वो आपका 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी मेजर करते हैं, और ये यूजुअली आपको लो मिलता है एक्सेप्ट विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स अगर है, जहाँ पे आपका 125 बेसिकली 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी जो है वो आपका नॉर्मल होता है। लेकिन अगर न्यूट्रिशनल रिकेट्स है तो वहां पे आपको 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी आपको जो है वो डिक्रीज मिलता है। न्यूट्रिशनल के अंदर ये डिक्रीज होता है, डिपेंडेंट रिकेट्स के अंदर ये नॉर्मल मिल सकता है आपको। देन 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी, ये भी आपको डिक्रीज मिलता है। ये कन्वेंशनल लेबोरेटरीज में ये टेस्ट हर जगह नहीं होता है, बहुत स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में जब आप सोचते हैं कि दिस इज विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स टाइप 2, वहां पे आपने अल्टीमेटली 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी का लेवल देखना होता है। तो बिकॉज वहां पे ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है, आगे हम विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स करते हैं ना, तो उसमें ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट हैपेंड टू दिस 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी इन विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूट्रिशनल के अंदर तो ये दोनों ही लो मिलते हैं, 25 हाइड्रोक्सी भी लो मिलता है, 125 हाइड्रोक्सी भी लो मिलता है, लेकिन 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ज्यादा अबंडेंट फॉर्म है तो ज्यादा मार्केटली रिड्यूस भी यही मिलता है। ठीक है, देन हमने पहले कहा था कि क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर आपका जो है वो रिकेट्स हो सकता है, तो अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज तो आप BUN क्रिएटिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रीनल फंक्शन टेस्ट आप करा के देख सकते हैं। देन आपने कराना है यूरिन एनालिसिस 24 आवर्स प्रोटीन के अंदर। ये अगर आप फैंटनी सिंड्रोम सस्पेक्ट कर रहे हैं या डेंट डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उन कंडीशंस के अंदर बिकॉज आपकी एक्सक्रीशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, हमने पहले आपको बताया था कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रॉब्लम है, आपका कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट इन पेशेंट विद फैंटनी सिंड्रोम, जहाँ पे आप ग्लाइकोज यूरिया प्रोटीन यूरिया के लिए देखोगे, और उसके अलावा आप 24 आवर्स ऑफ यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन देखोगे। ये हमने पहले बात की थी कि हेरिडिटरी हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स विद हाइपरकैल्सीयूरिया के अंदर आपका एक्सेसिव कैल्शियम जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है फ्रॉम द बॉडी, तो उसको मेजर करने के लिए आपको 24 आवर्स यूरिनरी एक्सक्रीशन देखना पड़ेगा। या अगर 24 आवर्स हम बाज़ औक़ात नहीं करा पाते हैं, बच्चे के लिए बड़ा कम्बरसम होता है कि आप उसको कैथेटराइज करें और 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट करें, अगर आपके पास स्पॉट यूरिन सैंपल है तो आप स्पॉट यूरिन सैंपल के अंदर कैल्शियम क्रिएटिनिन रेशो देख लेते हैं। तो अगर कैल्शियम क्रिएटिनिन रेशो आपका एबनॉर्मल है तो वो सिग्निफाई करता है कि देयर इज हाइपरकैल्सीयूरिया, और वहां पे फिर आपने जो है वो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स विद हाइपरकैल्सीयूरिया का अगर आपको सस्पेशन है तो उस कंडीशन में ये पर्टिकुलर टेस्ट आपने करा लेके देखना होता है। ठीक है, और अगर आप मैल एब्जॉर्प्शन सोच रहे हैं तो आप अदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स का लेवल करा के देख सकते हैं, लाइक विटामिन ए का लेवल आप करा के देख सकते हैं, विटामिन ई के लेवल्स करा सकते हैं। विटामिन के यूजुअली हम लेवल डायरेक्टली नहीं कराते, तो लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी हमें मिल जाता है अगर हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखें। इफ द प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज इंक्रीज्ड तो इसका मतलब है कि देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन के, तो वो एक इनडायरेक्ट एविडेंस आपको मिल जाता है। अदरवाइज आप डायरेक्टली जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनके लेवल्स करा के देख सकते हैं इफ मैल एब्जॉर्प्शन इज द कंसिडरेशन। Okay, you can ask questions if you have any in between the lecture also. Okay, the main diagnostic test अगर हम बात करें कि रिकेट्स को आपने अगर एक सिंगल इन्वेस्टिगेशन करानी है तो वो क्या होगी, तो वो आपका जो है वो एक्सरे ऑफ द लॉन्ग बोन्स,
आपकी जो लॉन्ग बोन्स का अगर आप एक्सरे कराएं तो वहां पे रिकेटिक चेंजेस जो हैं वो मोस्ट मार्क मिलते हैं। ठीक है, ये पीए रेडियोग्राफ ऑफ द रेस्ट हम मोस्ट कॉमनली आपके एग्जाम में भी अगर रिकेट्स का एक्सरे हम रखते हैं तो ज्यादातर वो यही एक्सरे होता है जो आपके एग्जाम में आ रहा होता है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या चेंजेस आप आइडेंटिफाई कर रहे हो यहाँ पे। अब इसमें सबसे पहले तो आप अगर ये बोन्स देखें तो यहाँ पे ये ब्लैकनिंग आप देखें, नॉर्मली बोन्स जो है वो आपकी व्हाइट होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको जो है वो ब्लैकनिंग अप्रिशिएट हो रही है, दोनों बोन्स के अंदर आप देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे ब्लैकनिंग है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिक्रीज आपका जो है वो कैल्शियम है, आपका मिनरल कंटेंट जो है वो डिक्रीज है बोन का। दिस इज नोन एज दी ऑस्टियोपीनिया। ठीक है, ये जो आपको चेंज मिल रहा है इसको हम कहते हैं ऑस्टियोपीनिया हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखें तो ये जो एंड्स आपको नजर आ रहे हैं मेटाफाइसिस के, ठीक है, इसके अंदर ये देखो तो इसके जो शार्प एक बॉर्डर होता है वो शार्पनेस इसकी लूज हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल जैसे पेंट ब्रश की अपीयरेंस होती है ना, वैसी वाली अपीयरेंस आ रही है। दिस इज नोन एज फ्रेम। ये जो पेंट ब्रश अपीयरेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं जो अपना इसने द एज ऑफ द मेटाफाइसिस लूजेस इट्स शार्प बॉर्डर, दिस इज नोन एज द फ्रेम। ये फ्रेम है आपको जो यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, एक और चीज बहुत कैरेक्टरिस्टिक चेंज आता है यहाँ पे अंदर जो कि इसमें तो इतना क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नॉर्मली जो आपका कॉन्वेक्स पैटर्न होता है, ये जो ऐसे होना चाहिए, ये पहले फ्लैट हो जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली ये कॉन्केविटी आ जाती है। कैन यू सी दिस कॉन्केविटी? ये जो कॉन्केविटी है इसको हम कहते हैं कपिंग। ठीक है, ये कपिंग हो जाती है आपकी रिस्ट के ऊपर। फ्रेइंग, कपिंग और आपकी जो ये ऑस्टियोपीनिया है, ये सारी चीजें, और प्लस वाइडनिंग ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द मेटाफाइसिस। अगर आप ये देखें तो ये जो आपका रेडिया, ये जो आपकी रिस्ट है इसमें आपको वाइडनिंग भी नजर आ रही है। कॉज वही है कि आपकी कैल्सिफिकेशन नहीं हो रही है, लेकिन आपकी जो है वो प्रोटीन मैट्रिक्स इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो उसकी वजह से ये जो ग्रोथ प्लेट होती है आपकी ये थिकन्ड हो जाती है, जो कि क्लिनिकली आप देखते हैं एज अ फॉर्म ऑफ वाइडनिंग ऑफ द रिस्ट, वाइडनिंग ऑफ द एंकल्स। और अगर हम रिब्स के ऊपर देखें तो आपकी रिकेटिक रोजरी भी यही शो कर रही होती है कि थिकनिंग ऑफ द ग्रोथ प्लेट होती है वहां पे भी। सही है, आई होप इट इज क्लियर। ये पूरा एक्सरे क्लियर है आप लोगों के लिए? ओके, वी हैव वन क्वेश्चन। यस, फ्रेइंग और फ्लेइंग डिफरेंट चीजें हैं। फ्रेइंग तो जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि इस वाली इसमें देखो तो ये पेंट ब्रश अपीयरेंस नजर आ रही है ना, कि जो शार्प बॉर्डर होता है ना, बोन का जो अपना शार्प बॉर्डर होता है वो लूज हो जाता है, और ये इस तरह की जो ये अपीयरेंस आती है, दिस इज नोन एज दी फ्रेम। और ये जो वेरिफिकेशन या फ्रेम जो हमारी जो चीज होती है, जो फ्लेल जो आपकी चीजें हो जाती है ना, ये डिफरेंट होती है। ठीक है, फ्रेम बेसिकली इसी को कहते हैं, जो आपको ये बहुत मार्क इन पिक्चर्स में तो बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो ये वाला एक्सरे अगर आपको लिखें तो आप इसमें कपिंग, फ्रेम, ऑस्टियोपीनिया और इंक्रीज थिकनिंग ऑफ द ग्रोथ प्लेट, ये सारी फाइंडिंग्स आप इसके ऊपर आराम से लिख सकते हो। एग्जाम में अगर आपका एक्सरे रिकेट्स का इस तरह का रखा हुआ हो तो उसमें ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ आफ्टर दी प्रेजेंटेशन एंड द डायग्नोसिस वी कम टू द ट्रीटमेंट ऑफ द रिकेट्स। कि अब आपके पास पेशेंट आ गया है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि पेशेंट को जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी है एंड द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द रिकेट्स सेकेंडरी टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये जो ट्रीटमेंट यहाँ मेंशन है, दिस इज फॉर द न्यूट्रिशनल विटामिन डी डेफिशिएंसी। इसमें हमारे पास दो स्ट्रेटजीज हैं। एक तो स्ट्रेस थेरेपी है, जिसमें आपने हाई डोज विटामिन डी देना है पेशेंट को 3 lakh international units या 6 lakh international units. If the child is less than 2 years to 3 lakh international units, and if the child is more than 2 years to 6 lakh international units आपने एडमिनिस्टर करना है ओरली और इंट्रामस्कुलरली। ओरल जो है वो हमारा प्रेफर्ड रूट है बिकॉज ऑब्वियसली लेस कम्बरसम है, लेकिन इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं एज 2 to 4 डिवाइडेड डोजेस ओवर 1 डे। ये जितना आप ये जो अमाउंट मेंशन है ना, ये एक साथ नहीं देना है, इसको डिवाइडेड डोजेस के अंदर आपने विद इन 24 आवर्स दिलवा देना है। ये कहलाती है स्ट्रेस थेरेपी, हाई डोज विटामिन डी। और इसको आपने फिर फॉलो करना है विद डेली इनटेक ऑफ विटामिन डी, जो आपका रिकमेंडेड डेली इनटेक है, दैट इज 400 इंटरनेशनल यूनिट्स इन अ चाइल्ड हु इज लेस देन 1 year एंड 600 इंटरनेशनल यूनिट्स इन अ चाइल्ड हु इज मोर देन 1 year old। तो वहां पे फिर आपने डेली जो इनटेक है ये वाला, इसको मेक श्योर करना है। आपने सप्लीमेंटेशन देना है डेली के लिए, कि एक सिंगल डोज हाई दे दिया आपने, उसके बाद आपने डेली जो है वो मेंटेनेंस वाला विटामिन डी आपने उसको दिलवा दिया। दिस इज नोन एज दी स्ट्रेस थेरेपी। एक और अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी है जहां पे अगर आप इतना सारा हाई डोज एक साथ नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे, तो उस कंडीशन में आपने हाई डोज विटामिन डी दिलवाना है 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे फॉर 3 months। बोथ द स्ट्रेटेजीज के अंदर आपको जो है वो अल्टीमेटली इसको फॉलो करना है विद द डेली विटामिन डी इनटेक ऑफ 400 इंटरनेशनल यूनिट्स फॉर लेस देन 1 year एंड 600 इंटरनेशनल यूनिट्स फॉर मोर देन 1 year। ये दोनों स्ट्रेटेजीज के अंदर आपका ये वाली चीज जो है वो फॉलो हो रही है। ठीक है, और उसके साथ साथ
विटामिन डी के साथ साथ एडिक्वेट डाइटरी कैल्शियम और फास्फोरस भी आपने मेक श्योर करना है कि बच्चे की डाइट में हो। बच्चे को वो चीजें बतानी है आपने जिनके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस आपका जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, लाइक आपकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर आपका कैल्शियम जो है वो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर होता है, तो मिनिमम 400 मिलीग्राम पर डे बच्चे को साथ में कैल्शियम भी लेना है फ्रॉम द डाइट। और अगर द चाइल्ड इज प्रेजेंटिंग विद द सिम्प्टोमेटिक हाइपोकैल्सीमिया, लाइक टेटनी के साथ आ रहा है बच्चा, फिट्स के साथ आ रहा है बच्चा, या फिर आपका जो है वो लेरिंजियल स्पाज्म के साथ आ रहा है, तो इन दोज पेशेंट्स यू रिक्वायर टू रिप्लेस दी कैल्शियम इंट्रावीनसली, ताकि रैपिड करेक्शन कराएं आप कैल्शियम की और बच्चे को जो फिट्स और ये सब चीजें हो रही हैं ये कंट्रोल हो जाए। तो आपने इंट्रावीनस आईवी कैल्शियम देना है और उसको भी फॉलो करना है विद दी ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स एटलीस्ट फॉर 2 to 6 वीक्स। और उसके बाद डाइटरी जो आपकी मैनिपुलेशन है उसके थ्रू आपने मेक श्योर करना है कि पेशेंट जो है वो एडिक्वेट कैल्शियम अपनी डाइट के थ्रू ले रहा हो। ठीक है, तो दिस इज दी ट्रीटमेंट फॉर दी न्यूट्रिशनल विटामिन डी डेफिशिएंसी उन पेशेंट्स के अंदर जहां पे आपका विटामिन डी या कैल्शियम जो है वो डेफिशिएंट है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द फर्स्ट थेरेपी अगेन? ओके, स्ट्रेस थेरेपी मैं दोबारा बता देती हूँ। विद स्ट्रेस थेरेपी जो हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम करते हैं, बिकॉज 3 months तक हाई डोज विटामिन डी लेना बच्चे के लिए मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें कंप्लायंस का प्रॉब्लम भी नहीं आता है। आपने सिंगल हाई डोज दिलवा दिया, इंट्रामस्कुलर या ओरल, हमारे पास विटामिन डी के एम्प्यूल्स आते हैं, वो एम्प्यूल आप ओरल भी दे सकते हो, वो एम्प्यूल आप इंट्रामस्कुलर लगा भी सकते हैं पेशेंट को। तो 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। कट ऑफ 2 years का एज का है। अगर बच्चा इज लेस देन 2 years of age तो 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। इफ द बच्चा इज मोर देन 2 years of age देन 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपने जो है वो उसको ओरली देना है इन 3 to 4 डिवाइडेड डोजेस के अंदर। सपोज एक बच्चा जो है वो 2 साल का है, ठीक है, उसको आपने 6 लाख देना है, तो 6 lakhs के लिए आप क्या करो कि आप उसको 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके आप 3 डोजेस में दिलवा दो, या 3 लाख की 2 डोजेस में दिलवा दो। मॉर्निंग में, एक मॉर्निंग में ले ले, एक इवनिंग में ले ले। तो डिवाइडेड डोजेस में आपने इसको 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स दे दिया ऑन डे 1, और उसके बाद आपने उसको डेली बता दिया है कि अब आपने जो है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी अगर लेस देन 1 year है, और 600 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है। तो ये आपने डेली के लिए उसको ड्रॉप्स की फॉर्म में बता दिया है। हमारे पास विटामिन डी कमर्शियल ड्रॉप्स अवेलेबल हैं। उसमें क्या होता है कि 1 ड्रॉप कंटेन्स 400 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी। तो हम बता देते हैं कि अभी ये तो हमने अपने सामने दिलवा दिया, उसके बाद हम उसको कहते हैं कि अब आपने फॉलो अप के ऊपर ये डोज जो है वो कंटिन्यू करनी है एटलीस्ट फॉर 3 months के लिए। तो हम कंटिन्यू कराते हैं, और आप वन मंथ के बाद जो है वो उसका एक्सरे रिपीट करा के देख लेते हो कि हीलिंग के साइंस आपको आने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रेस थेरेपी सक्सेसफुल है। अगर उस वक्त भी हीलिंग के साइंस नहीं आते हैं तो मेक श्योर करें कि कंप्लायंस प्रॉपर है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि स्ट्रेस थेरेपी आप एक और मर्तबा रिपीट कर सकते हैं। थर्ड चीज ये हो सकती है कि हो सकता है कि बच्चे को सिंपल न्यूट्रिशनल रिकेट्स ना हो, कोई और विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स वगैरह के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पे जो है वो आपका विटामिन डी जो है वो एक्टिव फॉर्म में आपको देना पड़ेगा, नॉट दिस कन्वेंशनल विटामिन डी। ओके, देन ये हमने बात कर ली है। अगर अभी भी इसमें कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। वी हैव वन क्वेश्चन, डज द अमाउंट, ये किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया है इसमें, does the amount in daily vitamin vary or is it fixed at 2000 because Davidson mentions a different amount? अच्छा, डेली इनटेक ऑफ विटामिन डी जो है, जो नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर रिक्वायर्ड है, जो रिकेट्स के पेशेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोई नॉर्मल इंसान भी है तो उसका आरडीए अगर बच्चा लेस देन 1 year है तो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स है, और अगर मोर देन 1 year है तो 600 इंटरनेशनल यूनिट्स है, एंड दिस इज फिक्स्ड। लेकिन अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंसी करेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो स्ट्रेस थेरेपी हम दे रहे हैं, स्ट्रेस थेरेपी के अंदर आपका जो है वो 3 लाख to 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स आपको एक दिन में दिलवाना है, या फिर 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स आपने डेली दिलवाना है एटलीस्ट फॉर 3 months। ये रिकेट्स की बात हो रही है, ये नॉर्मल इनटेक की बात नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, हाउ लॉन्ग इज द डेली 400 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी गिवन आफ्टर स्ट्रेस थेरेपी, व्हेन वुड बी परफॉर्म द नेक्स्ट एक्सरे? ओके, ये जो आपने विटामिन डी कंटिन्यू करना है, एटलीस्ट आप 1 to 3 months के लिए कंटिन्यू करेंगे, जो डेली 400 इंटरनेशनल यूनिट्स आप कंटिन्यू कर रहे हो। और एक्सरे जो आपने रिपीट करवाना है रिस्टा, तो चेक फॉर द हीलिंग एंड द वाइट साइन ऑफ द हीलिंग जो आपने देखी है वो आप 1 month के बाद रिपीट कराओगे। अगर 1 month के बाद भी आपकी वाइट साइन ऑफ हीलिंग नहीं आ रही है तो यू कैन रिपीट द स्ट्रेस थेरेपी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका डायग्नोसिस जो है वो सिंपल न्यूट्रिशनल रिकेट्स नहीं है, तो आपने अपना डायग्नोसिस जो है वो रिव्यू करना है,
अगर आप डिपेंडेंट रिकेट्स या हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स सोच रहे हो तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है और आपने अकॉर्डिंगली फिर उसको ट्रीट करना है। बट अगर श्योर शॉर्ट न्यूट्रिशनल विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आप स्टॉस थेरेपी रिपीट भी कर सकते हो वंस। ओके ओके, अच्छा यहाँ पे हम बस प्रोग्नोसिस पे आ जाते हैं। तो मोस्टली प्रोग्नोसिस इज वेरी गुड, आपकी जो है वो हीलिंग आ जाती है विद इन फ्यू मंथ्स के अंदर, जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो सकती है आपकी बोन। लेकिन अगर कोई परमानेंट डिफॉर्मिटीज हो चुकी हैं और बहुत लेट ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया है तो द चाइल्ड हैव टू सर्वाइव विद दोज डिफॉर्मिटीज, और शॉर्ट स्टेचर के साथ बच्चा जो है वो फिर मॉर्बिडिटी के चांसेस हैं अगर बहुत लेट आपके पास बच्चा अगर आ रहा है। अगर अर्ली आ जाता है तो इट हैज गॉट एन एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस। ठीक है, देन प्रिवेंशन क्या है, वही है कि आपका बच्चा अगर जो है वो 400 लेस देन 1 ईयर है तो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स इसको लेना चाहिए, और अगर मोर देन 1 ईयर है तो 600 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली हर बच्चे को लेना चाहिए। और ब्रेस्ट फेड बच्चों के अंदर प्रिवेंशन है कि हर ब्रेस्ट फेड बच्चे को आपने जो है वो न्यूट्रिशनल रिकेट्स को प्रिवेंट करने के लिए 400 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी प्रिस्क्राइब करने हैं इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ। ठीक है, और विटामिन डी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है सिंपल विटामिन डी फॉर्म में भी आती है और एज अ पार्ट ऑफ मल्टीविटामिन सिरप भी आता है, विच एवर इज प्रेफरेबल, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्यू वर्ड्स अबाउट द विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स, बिकॉज ये बार बार हमारे पास जिक्र आ रहा था और इसमें ट्रीटमेंट डिफर करती है आपकी। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। टाइप 1 में भी हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, टाइप 1A और दूसरा टाइप 1B है। दोनों डिजीजेस जो है वो आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। चेंज क्या है, टाइप 1A में जो है वो आपका जो एंजाइम्स जो कि इनकोड कर रहा है रीनल 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, वो एंजाइम आपका म्यूटेंट है। तो उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू दी 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी विच इज दी एक्टिव फॉर्म। तो उसके रिजल्ट में रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन इज यूजुअली इन द फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ, अर्ली प्रेजेंटेशन होती है इसकी। और इसके अंदर ट्रीटमेंट में क्या करना है आपने, इसमें ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली आपका 125 नहीं बन रहा है तो आपने इसको 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी सप्लीमेंट्स के ऊपर रखना है, नॉट सिंपल विटामिन डी के ऊपर। ठीक है ना, बिकॉज वो एंजाइम ही नहीं है जो इसको कन्वर्ट कराए, तो आप एक्टिव फॉर्म सप्लीमेंट कर देते हो तो ये चेंजेस जो है वो रिवर्ट बैक हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा लैब्स आप इसमें करा के देखोगे तो इसमें कैरेक्टरिस्टिकली जो है वो आपका 25 हाइड्रोक्सी नॉर्मल मिलेगा, लेकिन अगर आप 125 करा के देखते हो तो वो आपका इन रिस्पेक्ट टू दी 25 हाइड्रोक्सी इनवेरिएबली लो मिलेगा आपको। ठीक है, टाइप 1B के अंदर जो है वो 25 हाइड्रोक्सिलेज की म्यूटेशन है कि लिवर वाला स्टेप भी नहीं हो रहा है। 125 तो कहाँ बनेगा, 25 ही नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो उसमें आपको जो है वो 25 हाइड्रोक्सी का लेवल लो मिलता है और इसमें भी अगेन सप्लीमेंटेशन आपने विद द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी ही करना है। ये जो हम बता रहे हैं ना कि ये 125 हाइड्रोक्सी जो है वो आपने देना है, जिसको हम कैल्सी ट्रायोल कहते हैं, इसमें आपने नॉर्मल विटामिन डी सप्लीमेंटेशन नहीं करना है। ठीक है, डोजेस जो है वो 0.25 से लेकर 2 माइक्स पर डे तक हम जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन कराना है और उसका टारगेट जो है वो लेस देन 4 mg पर केजी पर डे है, बिकॉज इसका एक इफेक्ट है कि ये हाइपरकैल्सियूरिया कराता है। तो आपका जो है वो आपने यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन को मॉनिटर करना है। ये सब चीजें ना भी याद रखें तो इतना जरूर याद रखें कि इस केस में आपका सिंपल विटामिन डी देने से आपके रिकेट्स जो है वो हील नहीं करेगा। यहाँ पे यू हैव टू गिव 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। ठीक है, ओके, देन कमिंग टू दी टाइप 2 वैरायटी। टाइप 2 इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव वैरायटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी नॉर्मल है आपका, 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी नॉर्मल है, बट रिसेप्टर लेवल्स के ऊपर जो है वो म्यूटेशंस हैं। तो 125 हाइड्रोक्सी जो सेल्यूलर लेवल पे अपना इफेक्ट मीडिएट करेगा वो नहीं कर पाएगा। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, अगर आप इन्वेस्टिगेट कराओ तो 25 हाइड्रोक्सी और 125 हाइड्रोक्सी दोनों का लेवल्स आपको हाई मिलेगा। उसके बावजूद बच्चा आपके पास रिकेट्स के साथ होगा। तो थिंक अबाउट दी टाइप 2 विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स टाइप 2। यहाँ पे आपके पास एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इन बच्चों के अंदर जो है वो अगर बहुत सिवियरिटी के साथ प्रेजेंट करते हैं तो एलोपेशिया के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोस्टली ये भी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर प्रेजेंट कर जाता है और टेल साइन यही है कि लेवल्स ऑफ 125 हाइड्रोक्सी आर एक्सट्रीमली एलिवेटेड। ठीक है, ट्रीटमेंट में आपने इसको जो है वो हाई डोजेस ऑफ विटामिन टी2 दिलवाना है, और क्योंकि थोड़ा बहुत जो रेजिडुअल एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम होगा, अगर आप बहुत ज्यादा हाई डोज ऑफ विटामिन डी दिलवा देंगे चाहे 25 हाइड्रोक्सी या 125, तो जो रेजिडुअल एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम है वो अपना इफेक्ट शो करेगा और फिर उसके बाद जो है वो हो सकता है कि आपकी जो है वो रिकेट्स की जो प्रॉब्लम्स है वो इम्प्रूव कर जाए। अलॉन्ग विद दैट आपने कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देना है, बिकॉज विटामिन डी स्टिल हमारे पास इतना अच्छा नहीं हो पाएगा कि वो कैल्शियम हमारे पास एडिक्वेट करवा सके। तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इन बच्चों के अंदर आपने एडिशनली करवानी होती है। अच्छा, बात कर लें अगर हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स की, वहां पे अगर आपको रिकेट्स करेक्ट करना होगा तो वहां पे फास्फोरस सप्लीमेंटेशन करना होता है आपने।
जो आपका एक्स-लिंक्ड और ऑटोसोमल रिसेसिव हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स है, वहां पे ट्रीटमेंट डिफर करता है। वहां पे आपने फास्फोरस सप्लीमेंटेशन करनी है, हाई डोज फास्फोरस आप स्टार्ट कराते हैं 4 to 6 आवर्स के उसके ऊपर। और फास्फोरस का जो साइड इफेक्ट होता है वो डायरिया होता है, उसके लिए आपने पेशेंट को मॉनिटर करना होता है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क। ओके Okay, can you repeat how to give supplement in breastfeed child, like how much and when? breastfeed बच्चा जो भी आपके पास, आप जब बच्चा न्यू बॉर्न आपके पास है, ठीक है, आपने मदर को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा दी, आप पता है कि एज सुन एज पॉसिबल आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराते हो, तो उन बच्चों में आपने मदर को जब आप काउंसिल कर रहे हो न्यूट्रिशनल और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, जब आप काउंसलिंग कर रहे हो पेशेंट की मदर की, उस वक्त आपने उसको साथ में उसी वक्त प्रिस्क्राइब कर देना है 400 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी डेली। आपने वेट नहीं करना है। दिस इज द प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी। आप चाह रहे हो कि उसको बाद में रिकेट्स ना हो, तो आप पहले ही सप्लीमेंट कर दो बच्चे को, बिकॉज वी नो दैट ब्रेस्ट फीड इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी। तो आपने पहले ही सप्लीमेंटेशन हर बच्चे को 400 इंटरनेशनल यूनिट्स, हमारे पास बहुत सारी कमर्शियली अवेलेबल ड्रॉप्स मौजूद हैं जिनके 1 ड्रॉप कंटेन 400 यूनिट्स। तो हम बता देते हैं कि 1 ड्रॉप डेली आपने बच्चे को ये विटामिन डी देना है। ओके, so there are no more questions, I think. So this is the end of our presentation. Thank you very much for listening. Allah Hafiz.